स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट इजराइल के बारे में। इजराइल के ऊपर अटैक किया गया हमास के द्वारा। हमास का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है उसके अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप के अंदर आपको जो हमास है उसका डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इजराइल के द्वारा वहाँ पे काउंटर अटैक किया गया है और उसी काउंटर अटैक के अंदर में जो गाजा स्ट्रिप का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो गाजा स्ट्रिप का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से जो सिविलियंस है उनको सदर्न पार्ट के लिए सेंड किया गया है। यहाँ पे सिविलियंस के द्वारा कंसर्न्स रेज किया गया कि आने वाले समय में हो सकता है कि साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर जो गाजा स्ट्रिप है इसके सदर्न पार्ट से हमको इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है उसके लिए सेंड किया जाए। तो ऐसा उनके द्वारा जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया का जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। एक्सपोर्ट के अंदर जो डिक्लाइन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप देखिए कि अगर हमारा एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो और भी ज़्यादा डेफिसिट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। जो हम ऑलरेडी हमको मैक्सिमम टाइम जो हमारा करंट अकाउंट है वो डेफिसिट के अंदर होता है। तो स्टूडेंट्स ये और भी ज़्यादा डेफिसिट है वो वेरी कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। हमारा जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। आपको जो करंट अकाउंट का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गुड्स है, सर्विस का पार्ट है, इनकम है। एंड इसके अलावा अगर हम जो गिफ्ट्स के पर्पज़ से यहाँ पे जो सेंड करते हैं उन सभी को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में देखा गया है। हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट के अंदर क्यों रहता है अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसके बिहाइंड का रीज़न है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो मैक्सिमम क्रूड ऑयल के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम क्रूड ऑयल के रूप में जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्सपोर्ट के पर्पज़ से तो एक्सपोर्ट के अंदर हमारा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसी के अंदर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है उसके साथ में अगर हम कंपेयर करें तो क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के द्वारा जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप देखें कि जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा एशियन जो कंट्रीज़ है जो उनके से जो ऑयल है वो ख़रीदते हैं, क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं। तो उनके ऊपर एक स्पेशल जो चार्ज है, अलग से जो पैसा है वो भी लगाया जाता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एशियन प्रीमियम। एशियन प्रीमियम नाम का अलग से जो चार्ज है एशियन कंट्रीज़ के ऊपर मिडिल ईस्ट के द्वारा लगाया जाता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के द्वारा जब ऑयल को, क्रूड ऑयल को उनको उनको यहाँ पे बेचा जाता है उस समय में। ये यूपीएससी ने 2015 के समय प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया था कि एशियन प्रीमियम काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहता है तो उसका रिलेटेड क्या है, उस टर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं रिसेंटली यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है उनकी एक मीटिंग के अंदर उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए कि कैसे गवर्नमेंट के द्वारा सिख कम्युनिटी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं। काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव जो बेसिकली यहाँ पे सिखिज्म को प्रमोट करते हों उनके बारे में हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले उन्हें सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात किया। तो स्टूडेंट जब भी सिटीजनशिप के बारे में बात हो तो आपको यहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 5 to 11 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड है उसके अंदर आर्टिकल 5 to 11 जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में है। हमारे यहाँ पे नागरिकता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में है। अगर हम बात करें इसके अंदर स्पेशली जो आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि जो सिटीजनशिप का जो कंप्लीट रेगुलेशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा स्टूडेंट्स, वो किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। मींस पार्लियामेंट के द्वारा जो सिटीजनशिप का जो प्रोविजंस है उसको यहाँ पे चेंज भी किया जा सकता है आने वाले समय में। अगर हम सिटीजनशिप को गेन करने के बारे में बात करें कि अगर आपको इंडिया का जो सिटीजन है वो यहाँ पे बनना है, उसको यहाँ पे गेन करना है तो उसके 5 जो तरीके हैं वो बताए गए हैं जिसका एक निमोनिक है, ब्रांड के नाम से हम इस निमोनिक को जानते हैं। आप देखें कि बाई बर्थ के रूप से आप इंडिया का जो सिटीजन है वो बन सकते हो। इसके अंदर जो डेट्स हैं उनके बारे में आप रीड करना। इसके अलावा अगर हम बात करें बाई रजिस्ट्रेशन, आर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप बन सकते हो। बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, क्योंकि बाहर का जो टेरिटरी है उसको इंडिया के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी इंडिया के सिटीजन बनेंगे अगर उस टेरिटरी को इंडिया के साथ में ज्वाइन किया गया है। एन से आप देखें कि नेचुरलाइजेशन है, डी से आप देखें कि डिसेंट है।
अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर सिटीजनशिप, इंडिया का जो सिटीजनशिप है उसको किसी पर्सन के द्वारा यहाँ पे छोड़ दिया जाता है तो उसके क्या तरीके हैं, तो उसको याद करने के 3 यहाँ पे तरीके आपको दे सकते हैं कि रेनन्सिएशन है, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन है, कि आपके द्वारा जो सिटीजनशिप है उसको रिनेंशिएट कर दिया जाए, किसी दूसरे कंट्री का जो सिटीजनशिप है आप एक्वायर कर लो, उस समय में आपको यहाँ पे जो सिटीजनशिप है उसका रिनेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू आपको सिटीजन से बाहर होगी। टर्मिनेशन है, आपका जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दिया जाए, आपके द्वारा एंटी जो कंट्री कोई ना कोई यहाँ पे एक्टिविटी है वो की गई हो तो उसको यहाँ पे टर्मिनेशन की वजह से। डी से आप देखिए डेप्रीवेशन, कि आप पार्ट ऑफ कंट्री हो, आपको यहाँ से डिप्राइव किया गया है, आपको यहाँ से निकाला गया है। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ टेक्निक है जिसके थ्रू आप हमारा जो इंडिया का सिटीजनशिप है उसको यहाँ पे लॉस कर सकते हो। सिटीजनशिप को गेन करने के 5 तरीके हैं, लॉस्ट करने के 3 तरीके हैं, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया। सिटीजनशिप जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर आप उसको रीड करना। यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसको सीए के नाम से हम जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट था, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। इसके अगेंस्ट में जो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे जो सिटीजनशिप है वो देने की बात की गई कि अदर देन द मुस्लिम, हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं, कौन से 3 नाइबर कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे मुस्लिम्स के अलावा अगर कोई भी कंट्री, कोई भी पर्सन है वो वहाँ से आता है तो उसको इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, उसी समय में काफ़ी सारे जो यहाँ पे एक कट ऑफ डेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग ये नहीं है कि 2021 के समय कोई पर्सन इंडिया के अंदर आया तो उसको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। इसके अंदर एक कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया के अंदर आया है उन्हीं लोगों को यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सिटीजनशिप है वो दी जाएगी। बट अगर ये कोर्ट के अंदर जाता है तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा ये वो आपको वायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप को गेन करने के जो तरीके हैं वो आपको 5 टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। बाय बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, रिलीजन के बेसिस पे जो सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीए एक्ट के बारे में उन्होंने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ पे ऐसा कानून लाया गया है जिसके अंदर आप यहाँ पे जहाँ पे प्रोसिक्यूट किया गया हो, जहाँ पे सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको परेशान किया गया हो, तो आप इंडिया में बेसिकली यहाँ पे आ सकते हो। सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू इंडिया का जो नागरिक है वो बन सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान के द्वारा टेक ओवर किया गया था 2021 के समय में, तो उसी 2021 के समय आप देखिए कि काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो लेके आए गए थे। हमारे जो हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी सारे ऐसे गुरुद्वारा हुआ करते थे, वहाँ से वो लेके आए थे। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में बात की गई कि जो लंगर का जो कॉन्सेप्ट है जो आपको गुरुद्वाराज के अंदर में, या सिख कम्युनिटी का जो किचन का जो कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी किचन का, उसको बेसिकली बताया गया कि जो लंगर है उसको भी यहाँ पे जीएसटी से फ्री किया गया है, जीएसटी का जो एग्जेम्पशन है वो दिया गया है। आप देखिए लंगर के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, लंगर बेसिकली आपको यहाँ पे गुरु अंगद देव जो हैं, गुरु अंगद देव के द्वारा इसको चलाया गया था। बाद में काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है सिख कम्युनिटी से रिलेटेड, उनके द्वारा इसको प्रमोट किया गया है। इक्वलिटी को ये बेसिकली प्रमोट करता है। सभी लोग को किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी यहाँ पे सेक्शन से बिलोंग करते हों, वो सभी लोग यहाँ पे गुरुद्वारा के अंदर इक्वल बैठ के यहाँ पे जो भोजन है, जो फूड है, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस इज द लंगर कॉन्सेप्ट जो गुरु अंगद देव के द्वारा जो मेनली इसको प्रमोट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बात किया गया हमारे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कि हमने जो करतारपुर कॉरिडोर है, जहाँ पे जो बाबा नानक है, गुरु नानक के द्वारा जो अपनी लाइफ के जो अंतिम 18 ईयर हैं वो इसी करतारपुर कॉरिडोर के अंदर उन्होंने अपने बिताए थे। आप देखें कि करतारपुर कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिचुएटेड है। कौन सी रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? रावी नदी है। यहाँ पे आपको एक पहले भी एक होमवर्क दिया गया था करतारपुर कॉरिडोर के रिगार्डिंग में। आपको बेसिकली इंडिया का जो गुरुद्वारा है और पाकिस्तान का जो गुरुद्वारा है उसके बारे में आपको बताना है कि इन गुरुद्वाराज का क्या नाम है,
18 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है एक गुरुद्वारा से दूसरे गुरुद्वारा के बीच में। दिस इज ऑल अबाउट द गुरु नानक, और उनका रावी नदी के ऊपर ये सिचुएटेड है। लास्ट 18 ईयर्स जो यहाँ पे 18 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस है 2 पॉइंट प्लस कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे। और 18 जो लास्ट लाइफ के जो 18 ईयर है गुरु नानक के द्वारा यहाँ पे बिताए गए। इसके अलावा स्टूडेंट सुल्तानपुर लोधी नाम का जो हेरिटेज सिटी है उसको भी हेरिटेज सिटी का स्टेटस दिया गया। सुल्तानपुर लोधी कहाँ पे सिचुएटेड है, अगर हम बात करें सुल्तानपुर लोधी के बारे में, तो स्टूडेंट सुल्तानपुर लोधी बेसिकली वो जगह है जहाँ पे बाबा नानक को एनलाइटमेंट होता है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे काली बेन नाम की एक नदी से वहाँ पे फ्लो करती है, काली सिंध जिसको हम बोलते हैं, काली सिंध नाम की एक नदी है वो फ्लो करती है इस सुल्तानपुर लोधी नाम की जो सिटी है उसके पास में। सुल्तानपुर लोधी है। कपूरथला आपने सुना होगा, तरन तारण कपूरथला का जो एरिया है वहाँ पे सुल्तानपुर लोधी नाम की सिटी है जहाँ पे बाबा नानक को जो एनलाइटमेंट है, जो ज्ञान की प्राप्ति है वो होती है। और काली सिंध नदी के अंदर वो यहाँ पे बेसिकली उनके द्वारा जो स्नान किया गया था उस समय उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, एनलाइटमेंट होता है। आप देखिए कि इस काली सिंध नदी को रेजुनेट करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए एक पर्सन है जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, इको बाबा, जिनको हम जानते हैं इको बाबा के नाम से। उनका नाम है बलबीर सिंह साचेवाल। बलबीर सिंह साचेवाल जिनको इको बाबा के नाम से भी जानते हैं। पद्म पुरस्कार जो हमारे पद्म श्री हैं, पद्म विभूषण है, वो भी इनको दिए गए हैं। काली सिंध नाम की नदी है। इसी एरिया के अंदर आपको एक रामसर साइट है वो भी देखने के लिए मिलेगी, जो ब्यास और सतलुज का जो एरिया है, जो ब्यास और सतलुज का जो यहाँ पे दोनों का जो कन्फ्लुएंस की वजह से जो एरिया क्रिएट होता है, यहाँ पे एक रामसर साइट सिचुएटेड है। रामसर साइट का नाम है हरी के या हरी के पाटन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये कपूरथला का तरन तारण का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट सिखिज्म कम्युनिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं जिसके बारे में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के द्वारा डिस्कस किया गया। बाबा नानक के जो 500 ईयर्स यहाँ पे 550 ईयर्स कंप्लीट होने के ऊपर उनके बारे में भी काफ़ी बार आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाबा नानक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1469 से लेकर 1539 का जो समय है उस समय बाबा नानक का जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट सिखिज्म कम्युनिटी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा, उनके द्वारा विजिट किया गया कि कैसे हम यहाँ पे जो एयर का क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए दिल्ली के अंदर में कैसे यहाँ पे कोशिश की जा रही है नाइबर स्टेट्स के अंदर में। तो आप देखिए कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में हमने डिस्कस किया था, GRAP उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर आप देखिए कि जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दिया गया है। कोल का जो यूज़ है उसको भी यहाँ पे रोक दिया गया है। स्पेशल जो रेस्टोरेंट्स के अंदर जो रोटी को जो बनाने के लिए यूज़ किया जाता था कोयला, उसको भी यहाँ पे रोक दिया गया है। इसके अलावा जो बायो डिकम्पोजर का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट किया गया है। आप देखिए कि गोपाल राय हैं जो बेसिकली आम आदमी पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर हैं। तो बायो डिकम्पोजर है, बायो डिकम्पोजर को यहाँ पे जो पैडी का जो एरिया है उसके अंदर ये स्प्रे कर रहे हैं। और इस लिक्विड के थ्रू बेसिकली स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, इस लिक्विड के अंदर में जो माइक्रोबियल आपको जो लिक्विड स्प्रे है वो किया जाएगा। और उस माइक्रोबियल जो लिक्विड स्प्रे की वजह से जो वो यहाँ पे आपको जो स्टबल जो खेत के अंदर होता है मशीन का कटिंग के बाद में जो बचता है वो बेसिकली उसको ये यहाँ पे डिकम्पोज करने में एक हेल्प करेगा। और आप देखिए कि स्टबल बर्निंग है जो नहीं किया जाएगा किसानों के द्वारा। तो ये बेसिकली यहाँ पे बायो डिकम्पोजर के बारे में बात की गई, जो पैडी को यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा और डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा। अगर हम बात करें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में तो स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में आपने सुना होगा, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु हेडेड द पीएमओ को किसके द्वारा हेड किया जाता है। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं पीएम के लिए उन्हीं के द्वारा पीएमओ को हेड किया जाता है। स्टूडेंट्स इनिशियल फेज के अंदर जो पीएमओ है उसका नाम हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट इसका नाम हुआ करता था, पीएम सेक्रेटरीट इसका नाम हुआ करता था। जब मोरारजी देसाई का जब गवर्नमेंट आया था आफ्टर द इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, उस समय इसका जो नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम से किया गया। और पीएमओ को हेड किसके द्वारा किया जाता है, उनके जो पीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं उन्हीं के द्वारा इसको हेड किया जाता है।
और स्टूडेंट्स पीएमओ का जो क्रिएशन है वो ट्रांजैक्शन और बिजनेस जो कानून है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीएमओ ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, कैसे यहाँ पे स्टेबल बर्निंग को डील करने के रिगार्डिंग में जो किया गया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उनके द्वारा विजिट किया गया है इस एरियाज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट पोर्ट के बारे में। हमने इस पोर्ट के बारे में ऑलरेडी भी डिस्कस किया है। केरल के अंदर इस पोर्ट को बनाया गया है और स्पेशली इस पोर्ट को जो बनाने के बिहाइंड का रीज़न यही है कि हमारा जो कंटेनर का यहाँ पे एक्सपोर्ट है उसको यहाँ पे डील किया जा सके। हमने उसी समय जब इसको डिस्कस किया था तो हमारे कंट्री के जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि आपको मेजर पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए यहाँ पे जो पोर्ट सिचुएटेड है उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय नाम का जो पोर्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको जो पोर्ट देखने के लिए मिलेगा उसका नाम है स्टूडेंट्स मुंबई, उसका नाम है स्टूडेंट्स मुंबई। मुंबई के अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, मुंबई का जो पोर्ट है उसके सदर्न पार्ट के अंदर लोकेटेड है जेएनपीटी, जिसके द्वारा इंडिया का जो मैक्सिमम जो कार्गो है उसको हैंडल किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसके बारे में जेएनपीटी है। तो आप देखें कि 3 पोर्ट यहाँ पे हुए। इसके अलावा आप देखें कि जेएनपीटी के बाद में जो मुरुगांव है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मुरुगांव के बाद में आपको जो मैंगलोर नाम का जो पोर्ट है, न्यू मैंगलोर नाम का पोर्ट, वो देखने के लिए मिलेगा। और फिर आपको देखने के लिए मिलता है न्यू मैंगलोर के बाद में कोचिन। कोचिन कोचिन अब हम ईस्टर्न पार्ट के अंदर बात करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे टोटल 6 पोर्ट हुए। दीनदयाल उपाध्याय, मुंबई है, जेएनपीटी है, मुरमगांव है, न्यू मैंगलोर है और कोचिन है। कोचिन के अलावा आप देखें कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कैलकटा पोर्ट है। कैलकटा के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा पारादीप है जो उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद में विशाखापट्टनम है, उसके बाद में विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम के बाद में कामराज जो एन्नोर नाम का जो पोर्ट है वो सिचुएटेड है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के अंदर पूछा गया था। कामराज जो पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट जिसको हम जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। इसके अलावा आप देखें कि उसके बाद में आपको चेन्नई का जो पोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। और चेन्नई के पोर्ट के बाद में जो चिदम्बरम नाम का जो पोर्ट है, चेन्नई का जो पोर्ट है उसके बाद में आपको जो चिदम्बरम नाम का जो पोर्ट है वो है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक नया पोर्ट है जो कंस्ट्रक्शन की फेज के अंदर है, उसका नाम है वदावन। उसका नाम है वदावन। और वदावन कहाँ पे बनेगा? महाराष्ट्र के अंदर में एक नया पोर्ट है जो बनने वाला है। तो यहाँ पे कभी कभी पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये मेजर पोर्ट है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है उसको कौन सा एंशिएंट समय में कौन सा पोर्ट हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके उसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से किया गया है। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एनडीए का पेपर था, नेशनल जो डिफेंस अकेडमी के रिगार्डिंग 12th का जो पेपर लगाया जाता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में एक बार ये सीडीएस के अंदर भी पूछा गया था 2020 के आसपास दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के बारे में। तो दिस इज ऑल अबाउट द विंजियांग जो पोर्ट है केरल के अंदर सिचुएटेड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमारा जो ट्राइब्यूनल्स के रूप में जब यहाँ पे स्पीकर के द्वारा जब भी एंटी डिफेक्शन का जो कानून है उसको यहाँ पे सुना जाता है तो उस समय एज ए ट्राइब्यूनल के रूप में वो यहाँ पे बैठते हैं। तो स्टूडेंट्स उसी से रिगार्डिंग में जो हमारे सीजीआई हैं उनका स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं वो यहाँ पे अपना जो टाइम ना लेते हुए लोगों को वो जो केस है एंटी डिफेक्शन के उनको नहीं सुन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि वो कम्प्लीटली डिसएग्री हैं और उनके ऊपर हम कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो उनके द्वारा कोई भी जो एक्टिविटी है वो नहीं की जाती है। क्योंकि स्पीकर बेसिकली जब भी यहाँ पे एंटी डिफेक्शन का जो कानून है उसको सुनते हैं तो उस समय एज ए ट्राइब्यूनल के रूप में वो वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे बेसिकली, क्या स्पीकर जब पावर के अंदर जब यहाँ पे ट्राइब्यूनल के रूप में सिट करते हैं, जो 10th शेड्यूल है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जिसके अंदर स्पीकर को पावर दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉज को डील करने के रिगार्डिंग में, तो क्या स्पीकर के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, स्पीकर के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया तो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? क्या इसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है क्या? आप इसको एक बार वैसे सोचना कि यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे ट्राइब्यूनल के रूप में सिटिंग करता है तो ट्राइब्यूनल के रूप में आप देखिए क्या ट्राइब्यूनल का जो जजमेंट है उसका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या इस केस में हो सकता है या नहीं, तो इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट स्टूडेंट मराठा केस के बारे में है, उसका क्यूरेटिव जो प्ली है, क्यूरेटिव पेटिशन है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखें कि जब हमने ऑपरेशन पोलो
एंड हैदराबाद लिबरेशन है या हैदराबाद इंटीग्रेशन है, उस इवेंट के बारे में डिस्कस किया था 17 सितंबर को। तो उस समय भी हमने डिस्कस किया था कि मराठास जो बेसिकली उस समय निज़ाम के एरा के अंदर हुआ करते थे, निज़ाम के एरा के अंदर में उन मराठास को यहाँ पे कुनबी का जो स्टेटस है वो देने की बात की गई है कि उनको अब आने वाले समय में जब रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उनको कुनबी का जो स्टेटस है वो दिया जाएगा। कुनबीज बेसिकली कौन होते हैं? जो फार्मर कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनको कुनबीज का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। और निज़ाम के एरा के अंदर जब हुआ करते थे मराठवाड़ा के जो मराठास हैं तो उनको कुनबीज का स्टेटस हुआ करता था, इसी वजह से इनको यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो देने की बात की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मराठा केस के बारे में तो क्यूरेटिव पेटिशन के रूप में यहाँ पे जो केस है वो फाइल किया जाएगा। क्यूरेटिव पेटिशन आपको पता होनी चाहिए कि रूपा अशोक हुर्रा नाम से जो केस है, रूपा रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा केस है जिसके अंदर क्यूरेटिव पेटिशन है वो फर्स्ट में एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में एक बार आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये रिव्यू पेटिशन का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। आपको देखें कि हमारा आर्टिकल 137 है, आर्टिकल 145 है, उनके थ्रू इसको डील किया गया है क्यूरेटिव पेटिशन को। मराठा केस के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2018 के समय महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा मराठास को जो रिजर्वेशन है वो दिया गया था, बट एक तो वो 50% का जो कैपिंग है उसको क्रॉस किया करता था। इसके अलावा आप देखिए कि उस समय जो सेंटर को यहाँ पे मोर पावर हुआ करती थी कि किसी भी कम्युनिटी को सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लास है उसके रूप में डिक्लेयर करने का, तो उसी वजह से यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो रिजर्वेशन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट P20 के बारे में है, जो प्रेसिडेंट है G20 के जो कंट्रीज हैं उनके, उसी के एक मीटिंग हुआ जिसके अंदर ऑनरेबल PM सर के द्वारा टेररिज्म को कंडेम किया गया है, टेररिज्म को यहाँ पे अपोज किया गया है कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो ह्यूमैनिटी के कम्प्लीटली अगेंस्ट में है। PM सर के द्वारा कहा गया कि टेररिज्म का आज भी UN के अंदर एक डेफिनेशन नहीं है, टेररिज्म का कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा यूएन के अंदर में। यूएन के अंदर टेररिज्म को जब डिस्कस करते हैं कंट्रीज तो उसको बेसिकली बताया जाएगा कि ये तो गुड टेररिज्म का पार्ट है, ये तो यहाँ पे बैड टेररिज्म का पार्ट है। बट इंडियन PM के द्वारा हमेशा से एक स्टैंड है टेररिज्म के पर्सपेक्टिव में कि टेररिज्म इज टेररिज्म, ना वो गुड होता है ना बैड होता है, वो कम्प्लीटली एक टेरर होता है जो कम्प्लीटली अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है। इसके अलावा इंडियन PM के द्वारा कहा गया कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन था कि टेररिज्म को कैसे यहाँ पे कम्बैट करना है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग द टेररिज्म, वो आज भी यूएन के अंदर पेंडिंग है, उसका रिजोल्यूशन आज भी यूएन के अंदर पेंडिंग है, उसको अडोप्ट नहीं किया गया है। तो ये P20 का मीटिंग है। P20 क्या है? G20 के जो प्रेसिडेंशियल्स हैं उनका एक मीटिंग होता है जिसको P20 के नाम से जानते हैं। G20 के मीटिंग के अंदर हमने B20 के भी बारे में बात की थी, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं G20 कंट्रीज के उनको B20 के नाम से हम देखते हैं। ऑपरेशन अजय के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इजराइल से इंडियंस को वापस लाने के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है ऑपरेशन अजय। इससे पहले 2006 के समय जो हजबुल्ला के साथ में इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ था, उस समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन सुकून है उसे लॉन्च किया गया था। तो वहाँ से जो इंडियंस है उनको लाया गया है ऑपरेशन अजय के थ्रू। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे अबॉर्शन लॉज के बारे में। हमारे जो CGI हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया के जो लॉज हैं वो कम्प्लीटली लिबरल हैं दूसरे कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, इवन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी हम कंपेयर करें तो उसके बारे में। अबॉर्शन का जो केस है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी लास्ट 2 डेज के बारे में कि कैसे यहाँ पे 0 to 20 डेज के अंदर में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, एक मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसके द्वारा डील किया जाएगा। 20 से 24 वीक का अगर प्रेगनेंसी है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा उसको डील किया जाएगा। और आफ्टर द 24 वीक के बाद का अगर प्रेगनेंसी है, आफ्टर 24 वीक के बाद का अगर कोई प्रेगनेंसी है तो उसको यहाँ पे मेडिकल बोर्ड के द्वारा डील किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली जो केस था जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो उसको यहाँ पे एम्स का जो मेडिकल बोर्ड है उसके लिए उस केस को रेफर कर दिया गया है। अब मेडिकल बोर्ड के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हैं, यहाँ पे जो अनमेरिड वुमेन हैं उनको भी कवर किया गया है हमारे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंडर में। यहाँ पे CGI
सर के द्वारा जो रॉय एंड वाडे का जो केस है यूएस के अंदर, जिसको वहाँ का जो कोर्ट है उसके द्वारा ओवरटर्न किया गया, चेंज किया गया, उसी के रिगार्डिंग में इंडियन लॉज का कंपैरिजन के रूप में कहा कि इंडिया के जो कानून है वो कम्प्लीटली यहाँ पे लिबरल है दूसरे कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर जो चिप इंडस्ट्री है उसके बारे में है। कुछ दिन पहले ये न्यूज़ था कि इंडिया के अंदर अगर सेमीकंडक्टर या चिप का जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जाएगा तो हो सकता है कि 2050 तक जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो। ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक न्यूज़ के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। ये मैं जल्दी टेलीग्राम चैनल के ऊपर उस न्यूज़ को शेयर करूंगा आपसे स्टूडेंट्स। अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में ये जो डेवलप किया जाएगा यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में। इसके अलावा आप देखिए कि सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम है, सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम है, 70,000 करोड़ का जो प्रोग्राम है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर यहाँ पे डेवलप करने के रिगार्डिंग में, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ये बूस्ट करेगा। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर में दूसरे कंट्रीज़ का जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में, आपने डिस्कस किया होगा कभी ना कभी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो कि एक बेसिकली जॉइंट वेंचर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जो जॉइंट वेंचर किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। तो उस एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा एक नई ई कॉमर्स साइट है उसको डेवलप किया जाएगा, जिसका मेन वर्क ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के जो एप्लियंसेज हैं, जो सामान है वहाँ पे बेचा जाएगा, जैसे कोई फ़ैन हुआ, जैसे कोई फ्रिज हुआ, तो उनका जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जो हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसके द्वारा यहाँ पे जो स्टार रेटिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे जो स्टार हैं वो रेट किए जाते हैं, स्टार रेटिंग प्रोग्राम है वो चलाया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जिसके अंदर अगर हम बात करें जो 15 एप्लीकेशंस हैं, जो 15 अप्लाइंसेज हैं उनके ऊपर मैंडेटरी है स्टार रेटिंग प्रोग्राम। 20 ऐसे जो सामान है जिनके ऊपर मैंडेटरी तो नहीं है बट आपको वॉलेंटरी बेसिस पे देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि अगर हम एनर्जी एफिशिएंट कोई भी सामान को खरीदते हैं, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, एनर्जी एफिशिएंसी का अगर आप यहाँ पे खरीदोगे तो बेसिकली आप रिन्यूएबल सेक्टर को यहाँ पे प्रमोट करते हो, CO2 का जो एमिशन है उसको भी आप रिड्यूस करते हो, और इसी सेक्टर के थ्रू इंडिया यहाँ पे जो CO2 का जो एमिशन है वो 300 मिलियन टन्स के आसपास जो CO2 का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करता है एनर्जी एफिशिएंट इन एप्लीकेशंस एप्लियंसेस के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बंगाल का जो रानीगंज जो कोल माइंस है उसके बारे में है कि वहाँ पे कोलैप्स होने की वजह से कुछ जो पर्सनस है उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। इसके अलावा कुछ पर्सनस वहाँ पे मिसिंग हैं। स्टूडेंट्स अगर हम कोल माइंस के बारे में बात करें हमारे कंट्री के अंदर में, तो आपको अलग अलग सेक्टर के अंदर जो कोल माइंस है वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे बंगाल के अंदर रानीगंज है, आप देखें कि झारिया भी है, कोरवा भी है, सिंगरौली भी है, सिंगरौली मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का भी है। वहाँ पे सिंगरौली जो एक बर्निंग कोल माइन के रूप में आपको देखने के लिए मिलती है, झारिया है, कोरबा है, तो आपको कोल माइंस के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कोल का जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रेड होल कोल माइनिंग है, रेड होल कोल माइनिंग आपको नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो स्पेशली मेघालय का एरिया है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, उसको बैन किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैग के बारे में है, कैग के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, आर्टिकल 148 है, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप से इसको जानते हैं। कौन सी कमेटी का फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड है ये? तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, फाइनेंस कमेटीज़ के अंदर, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर जो फाइनेंस का 3 कमेटी हैं, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमेटी ऑन एस्टीमेट है और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप से इनको देखा जाता है। जो ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग में अपोजिशन पार्टीज के द्वारा जो क्वेश्चंस है वो रेज किए गए थे, उनको यहाँ पे बेसलेस है वो बताया गया है कैग के द्वारा। कैग के द्वारा जो रिपोर्ट है वो निकाली जाती है, बट पोस्टमार्टम बेसिस पे जो रिपोर्ट है वो इनके द्वारा निकाली जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, फोक के जो केसेज हैं वो कम हुए हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट्स का जो कैंसिलेशन है वो रिड्यूस हुआ है।
तो बेसिकली ये दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के अंदर होने की वजह से इसको हमने कवर किया यहाँ पे, नहीं तो बेसिकली इन दोनों को अलग रखना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको देखिए कि सिविल एविएशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें, जिसके द्वारा सिविल एविएशन जो हमारे एयरलाइन सेक्टर है उसको बेसिकली यहाँ पे डील किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चिकागो कन्वेंशन है उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। मॉन्ट्रियल जो नाम की जो जगह है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी आपने रीड किया होगा, हमारे ओजोन के रिगार्डिंग में और अलग अलग जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में है। तो मॉन्ट्रियल जो कनाडा के अंदर है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और आप देखिए कि कनाडा तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। अभी जो P20 का जो मीटिंग हो रहा है उसके अंदर कनेडियन जो स्पीकर हैं, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है। कौन से कन्वेंशन के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ? चिकागो कन्वेंशन 1947 के समय इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में है। अननेसेसरी कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है जो काफ़ी सारे लोगों के द्वारा फाइल की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को यहाँ पे कैंसिल किया है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप देखिए कि वो बेसिकली यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि यहाँ पे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, उनका क्या पर्पज़ है उसके बारे में है। तो ऑनरेबल सीजीआई के द्वारा माना गया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस है जो बेसिकली यहाँ पे पब्लिक के रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, उनको रेज करने के रिगार्डिंग में है। आपके द्वारा इस तरीके का जो पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस वेपन को ना यूज़ कीजिए। आप देखिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जजेस हैं जिनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। 1980s का जो एरा है उसके अंदर आपको हमारा जुडिशरी के अंदर जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर पीएन भगवती हैं। पीएन भगवती नाम के पर्सन हैं। इससे पहले स्टूडेंट जब मैंने ये टॉपिक एक बार और डिस्कस किया था पीआईएल का, तो मैंने वो हमारे जो एचआर खन्ना नाम के जो जूरिस्ट हुआ करते थे, एचआर खन्ना नाम के जो जूरिस्ट हुआ थे, उनका नाम मैंने उस समय में उसको कोट किया था। तो आपको यहाँ पे उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने वो गलती से बेसिकली बोल दिया था उस समय फ्लो के अंदर में। एचआर खन्ना नहीं हो गए। एचआर खन्ना तो बेसिकली वो पर्सन है जो सीनियर होने के बाद भी उनको सीजीआई के रूप में अपॉइंट नहीं किया था कि गवर्नमेंट के कंप्लीटली अगेंस्ट होने की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, पीएन भगवती नाम के जो पर्सन है, पीएन भगवती। पीएन भगवती के अलावा आप देखिए कि इसी पीआईएल के कॉन्सेप्ट के अंदर में आपको और भी काफ़ी सारे जो जज हैं जिनका रोल देखने के लिए मिलेगा, जिसके थ्रू पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन जुडिशरी के अंदर में आया। और कोई भी यहाँ पे